हेलो। ओके, क्या मैं आप सभी लोगों के लिए ऑडिबल हूँ दोस्तों? प्लीज़ एक बार बताइए वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। नीलेश, सुरेश, दीपिका, दामिनी, राकेश, नीलेश, पूनम, रसना, लाली, अंकित, कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। प्रकाश, आनंद। बहुत बढ़िया, थैंक यू पुष्पेंद्र। ओके, आप सभी लोग कैसे हैं? ऑल गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, इनफ रहेगी सृष्टि। ठीक, चले। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों खान ग्लोबल स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज से हम भारत के भूगोल में टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। आप जानते हैं कि कल की क्लास में हमने सिलेबस को डिस्कस किया था। सिलेबस डिस्कस करने के अलावा हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, और आपको एक पीडीएफ भी हमने सेंड कर दिया था ग्रुप में, और अभी कुछ ही समय के बाद ये पीडीएफ जो है वो आपके प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड हो जाएगा, जिसमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। 2022 तक के मुख्य परीक्षा के प्रश्न उसमें हैं, और 2021 तक, जो सॉरी 2022 तक के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न उसमें हैं, और 2021 तक के मुख्य परीक्षा के प्रश्न उसमें दिए गए हैं। तो उसका प्रिंट निकलवा लीजिए जो भी आपको उचित लगे, पर उन प्रश्नों को कम से कम लगाइए। जो एमसीक्यू उसमें दिए गए हैं उनको 2 से 3 बार आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि एमपीपीएससी में एक आधा क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है। तो ये नंबर हमारे लिए गिफ्टेड होते हैं कि एक प्रश्न जो पहले पूछा जा चुका था वही दोबारा पूछा गया है। इसके लिए हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है, और ये गिफ्टेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, प्रश्नों को लगाइए, सिलेबस देखिए, और फिर हम टॉपिक को शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और, हमने आपसे कहा था दोस्तों कि आपका वो स्टैटिक जीके वाला जो टॉपिक लिस्ट है वो मैं आपको बनवा दूंगा। तो वो लिस्ट हमने आज बना लिया है। तो एक काम करें, पहले हम वो लिस्ट बना लें जो स्टैटिक जीके का लिस्ट है, जो आपको टेबल कंटेंट में प्रिपेयर करना है, फिर हम ज्योग्राफी की क्लास शुरू करेंगे। तो पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं। मैं एक लिस्ट प्रिपेयर किया है, तो मैं आपको बोलते जाऊंगा, आप टॉपिक लिखते जाना। पता है ना, कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये कौन सी लिस्ट बनवा रहे हैं आप। तो हमने पहले दिन आपको क्लास में बताया था कि टेबल कंटेंट जो हमें सेल्फ स्टडी से तैयार करना है, टेबल कंटेंट का मतलब जिसमें रटने होती हैं चीजें हमारे लिए। ठीक है, नहीं नहीं, वो अपलोडेड है वहां पर। ठीक, तो पहले हम लिस्ट बना लेते हैं। नहीं, ये भी मैंने बता दिया था अमन की कौन सा याद करना है कौन सा नहीं याद करना है। ठीक है, चलिए तो लिस्ट बनाते हैं दोस्तों। अभी क्या है कि मेरे फ़ोन में ही वो लिस्ट बनाई है, तो अब मैं आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा कुछ समय तक। ठीक है, क्योंकि मुझे वो फाइल ओपन करनी है। तो आप लिखते जाइएगा अच्छे से जो मैं टॉपिक यहाँ लिखूंगा। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक आप लिखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, मेजर ट्राइब्स ऑफ एमपी। ठीक है, दूसरा टॉपिक है मध्य प्रदेश की सीमा। ठीक, अब इसमें आपको राज्य व जिलों का अध्ययन करना है। इंग्लिश में बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। तो ये टॉपिक मैंने देखा था प्रमोद सर ने हाल ही में कंप्लीट कराया है आप लोगों को। इसके तहत आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले किस राज्य की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक मध्य प्रदेश की बोलियां, डायलेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। डायलेक्ट्स ऑफ
मध्य प्रदेश। ठीक। चौथा, मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ मध्य प्रदेश। पांचवा, मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं, मेजर केव्स ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर केव्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक। मध्य प्रदेश के प्रमुख महल, महल तथा किले, इंपॉर्टेंट पैलेस एंड फोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट पैलेस एंड फोर्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। ठीक। मध्य प्रदेश के कला से संबंधित प्रमुख संस्थान, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट एसोसिएटेड विद द आर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब इसमें मध्य प्रदेश में कालिदास एकेडमी हो गया और मध्य प्रदेश की साहित्य एकेडमी, ये सारी चीजें कहाँ पर हैं, इन बातों का अध्ययन करना है आपको। ठीक है। अब इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, फेयर्स ऑफ मध्य प्रदेश, फेयर्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, प्रमुख मेले। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव, अब जल महोत्सव हो गया, ये नृत्य महोत्सव हो गया, ये इन सब का आयोजन कहाँ किया जाता है, ये पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, फोक डांस ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गान, फोक म्यूजिक ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, फोक म्यूजिक ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हो गए, इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गान हो गए। 11 टॉपिक हो गए दोस्तों। ठीक। 12, मध्य प्रदेश के प्रमुख स्तूप, मेजर स्तूपाज ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर स्तूपाज ऑफ मध्य प्रदेश। फिर आएगा मध्य प्रदेश के विश्व, ये पूरे भारत के ही पढ़ना है आपको, विश्व धरोहर स्थल भारत। ठीक है, पूरे एमपी के बारे में और इंडिया, पूरे इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल, रिलीजियस प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के
प्रमुख पर्यटन स्थल, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक। 18वां टॉपिक, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, भारत के प्रमुख अखबार व पुस्तकें। अब पुस्तकों में आपको लूसेंट, ये टॉपिक भी आपका लूसेंट से पढ़ना है आपको, और ये भी लूसेंट से पढ़ना है। लूसेंट में मॉडर्न हिस्ट्री के आखिरी में प्रमुख पुस्तकों की लिस्ट दी गई है कि कौन से व्यक्ति ने कौन सी पुस्तक लिखी। ठीक है, प्रमुख समाज सुधार आंदोलन। अब इसमें पूरा आंदोलन नहीं पढ़ेंगे आप, सिर्फ ये पढ़ना है कि कौन सी संस्था, ये भी लूसेंट से पढ़ना है। तो कौन सी संस्था किस व्यक्ति ने बनाई थी, प्रार्थना समाज किसने बनाई थी, इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ये सारी बातें इसमें पढ़ना है आपको। ठीक है, प्रमुख वायसराय व गवर्नर जनरल, लूसेंट। प्रमुख वायसराय व गवर्नर जनरल। ओके, इंपॉर्टेंट वायसराय एंड गवर्नर जनरल, ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आएगा। न्यूज़पेपर एंड बुक्स, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। ठीक, अब ये कहाँ से पढ़ेंगे, तो WIINVIS.nic.in बता दिया था आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। और ये भी मैंने आपसे कहा है कि हम आपके साथ एक क्लास में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, ये सारी चीजें एक क्लास में हम डिस्कस भी कर लेंगे ताकि आपको समस्या ना जाए। ठीक है, तो एक क्लास में हम डिस्कस भी कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। राष्ट्रीय उद्यान, तेईस, मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य व रामसर स्थल, मेजर सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रामसर साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश। टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। एलिफेंट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, असम, केरल, कर्नाटक। ठीक, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आप जानते हैं।
ठीक, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, प्रमुख संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रमुख संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 29, मध्य प्रदेश के राज्यपाल। एक वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज, उस वेबसाइट पे आपको बहुत अच्छी डिटेल मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। अब देखिए, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान में एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि इसरो ने हाल ही में चंद्रयान और आदित्य L1 लॉन्च किया है। तो चंद्रयान और आदित्य L1 की जानकारी कहाँ से मिल रही है, इस बात को जरूर लिख लेंगे आप। ठीक प्रमुख बीमारियां व कारक, मतलब किससे कौन सी बीमारी होती है, आर्सेनिक की वजह से कौन सी बीमारी होती है, मेजर डिजीज एंड द रीजन। ठीक है, प्रमुख बीमारियां और उनके कारक, ये चीज पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, कौन से वायरस से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन, विटामिन। ठीक, फिर 34, मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट टूर्नामेंट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार। अब इसमें आप करंट अफेयर्स ऐड कर लीजिएगा, जैसे कालिदास पुरस्कार पढ़ेंगे, कितनी राशि मिलती है, कब शुरू हुआ, कौन देता है। पहला विजेता तो आपको मिल जाएगा, नया विजेता आप जोड़ दीजिएगा कि हाल ही में किसको मिला। और आखिरी टॉपिक में आएगा मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्था, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ मध्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश। ये है एक लिस्ट दोस्तों, जिसमें पूरी 10 इकाइयों के स्टैटिक टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, 10 की 10 इकाइयों के स्टैटिक टॉपिक दिए। अरे तो ये अदर सब्जेक्ट के ही टॉपिक है, आप लोग कैसे कर रहे हो, ये अदर सब्जेक्ट की तो टॉपिक है आपके सारे के सारे। अब ये टॉपिक अदर सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे, है ना, तो पर चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, बस ये दिक्कत है। ये तो क्लास में हो जाएंगी। ठीक है, अब ध्यान दो। अब ये जो टॉपिक है, एक है 18 और 20 इंग्लिश में बता दीजिए सर। मेजर सेशन ऑफ कांग्रेस, इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस एंड इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो इसमें आप में अब यहां पर हमने 36 टॉपिक आपको दे दिए।
अब ऐसा तो है नहीं कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में ना हो, सिलेबस में आपके ये टॉपिक हैं तो ये पढ़ना तो है ही आपको, है ना, पढ़ना तो है ही आपको। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये टॉपिक एक दिन में तैयार नहीं होते, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये जो 36 टॉपिक हमने आपको दिए हैं, इसमें एक टॉपिक को आप 2 दिन का समय दीजिए, हर एक टॉपिक को आप 2 दिन का समय। ओके, अब इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, जो पता पड़ा आपका एक ही दिन में कंप्लीट हो गए। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपको 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं। तो औसत आपको कितना समय देना है? 2 दिन का। हर दिन, हर दिन अगर इस लिस्ट को आप बस 30 मिनट का समय देंगे दोस्तों, तो आप मान के चलें कि यही वो टॉपिक है जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, हर दिन आपको 30 मिनट, 30 मिनट आपको देना पड़ेगा ताकि ये टॉपिक आपको याद हो जाए, ये सारे टॉपिक आपको याद हो जाए। क्लियर? क्योंकि ये टेबल कंटेंट वाले टॉपिक हैं और आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा पहले, एक दिन में ये टॉपिक याद नहीं होता। आप सोचें कि एक दिन आप पढ़ें और सब आपको रट जाए तो याद नहीं हो। 2 दिन का समय देना है, इत्मीनान से पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके एमसीक्यू लगाना है और फिर आगे बढ़ जाना। ठीक है? तो अगर ये करेंगे तो मुझे लगता है, देखो मेरा काम था एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करना, मुझे वो समस्या भी पता है जो सभी लोग फेस करते हैं, तो अब इसको करना है, बहुत मेहनत से करो और अच्छे से करते जाओ। और फिर क्या होगा, जैसे हम लोग ये टॉपिक पढ़ाएंगे ही आपको, प्रमोद सर एमपी में टॉपिक पढ़ाएंगे, सर आपको पॉलिटी में पढ़ाएंगे, विज्ञान में पढ़ाएंगे, मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपका एक बहुत अच्छा तगड़ा रिवीजन हो जाए। तो उससे क्या होगा ना कि एक बार आपने पढ़ लिया, फिर एक बार क्लास में पढ़ लिया और आपने प्रश्न पहले से लगा लिए। तो ये टॉपिक जहां पर आप भूलते हैं चीजों, अब आप भूलेंगे नहीं। और ये पूरी इकाइयों के, पूरी 10 इकाइयों के स्टैटिक जीके के टॉपिक है। ठीक है? तो मेहनत बहुत करना है। ओके, बहुत अच्छी मेहनत करना है और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है आपको। ठीक? तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत मेहनत करेंगे और ये टॉपिक पर कमांड लेकर के आइए, बिकॉज ये आपके सिलेक्शन को, ये आपके सिलेक्शन को दर्शाते हैं, यही आपके सिलेक्शन में 1 या 2 नंबर का फर्क डालते हैं। और आप देखिएगा हमेशा आपके साथ ये होता होगा कि सर बाकी चीजें पढ़ ली थी पर ये टॉपिक ऐसे थे जो हम नहीं पढ़ पाए, इन पर हमारी कमांड नहीं बन पाई, इनका रिवीजन नहीं हो पाया। ठीक? हाँ बिल्कुल, 20+ क्वेश्चन लेकर के चलिए कि यहाँ से आपको लगभग 20 से ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। अब बुक का बात आ रही है, तो बुक में जैसे मैंने कहा कि एक लूसेंट की किताब है, बाकी मध्य प्रदेश की कोई भी किताब जो आपको उचित लगे वो ले लीजिए, प्रमोद सर से पूछ लीजिए, प्रमोद सर बता देंगे, जो भी आपको बेहतर लगे वो आपके ऊपर है। ठीक है? और दूसरा, पॉलिटी में शुभम सर ने पढ़ा दिया है तो उनके नोट्स हैं, अदरवाइज लूसेंट है। ठीक है? तो अगर नोट्स, क्लास नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई भी एक किताब जो आपको बेहतर लगे आप ले सकते हैं, जिससे आपको लगे कि हाँ हमारी तैयारी हो रही है। इसमें कोई ये नहीं है कि सोर्स होना चाहिए। हाँ, लूसेंट की बुक जरूर होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आपको लूसेंट में ही मिल जाएंगे। ठीक? तो अच्छे से पढ़िए दोस्तों, मैंने बता दिया था कैसे ओपन करना है। ठीक है, डाल दीजिए। हामिद बताइए। तो ये लिस्ट हमने तैयार कर दी है आपके लिए, अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और कोई डाउट, कोई समस्या इस टॉपिक में? और पढ़ना दोस्तों, इन टॉपिक को पढ़ना, बहुत सीरियसली पढ़ना। मैंने कहा ना कि एक टॉपिक को 2 दिन दो तो आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा और आप एमसीक्यू भी लगा पाओगे। ठीक? बर्डन भी नहीं आएगा और टॉपिक कंप्लीट भी कर लोगे। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। नहीं नहीं, बताइए ना आनंद, क्या बात है आपकी? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय उद्यान आप पढ़ लो, फिर मैं आपको पढ़वा दूंगा एक बार और। अच्छी किताब है, नो प्रॉब्लम। ठीक? हाँ बताइए ना अमित, क्या कमेंट है? हाँ वो भी अच्छी किताब है, सभी अच्छी किताबें हैं, परीक्षा धाम भी बढ़िया है, सारी चीज़ें। चलो तो आगे बढ़े, शुरू करें टॉपिक को। हाँ, 72 दिन लगेंगे तो आपके पास तो ज़्यादा दिन है ना, 90 दिन है, तो 72 दिन दे सकते हैं इन टॉपिक को। पढ़ लीजिए, 20 नंबर की तैयारी हो जाएगी आपकी। हाँ चलेगा, मत करो अभी। हाँ वो भी चलेगा। चलो चलो। अब ध्यान दो, ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिए। ये सब तो हम पढ़ा देंगे क्लास में, आप रिवर हाईवे ये सारी चीज़ें हम पढ़ा देंगे। ठीक? चलिए शुरू करें दोस्तों, शैल वी स्टार्ट?
नहीं, सबके नोट्स बनाइए, सीधा पढ़िए। हाँ चलेगा, मैपिंग मत कीजिए अभी। ओके। अल्टीमेटली मैं एक बात कहूँगा, प्रमोद सर की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो आपको चीज़ें क्लास में ही याद करवा देते हैं, है ना। तो वो बहुत बढ़िया टीचर हैं, ब्रिलियंट टीचर हैं, इसीलिए आपके साथ हैं। वो ये टॉपिक मुझे पता है कि बहुत अच्छे से आपको याद करवाएंगे। चलिए दोस्तों, तो अब आप हेडिंग लगाइए। कल की क्लास में जब हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, तो कल की क्लास में हमने इसकी सामान्य जानकारी डिस्कस की थी कि आखिर भारत के भूगोल से, इंडियन ज्योग्राफी से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और क्या इसका पाठ्यक्रम है। तो अब हमारे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में तीन चार बातें मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ध्यान देंगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में टोटल हमें 8 या 10 चैप्टर पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं है। 8 या 10 के आसपास हमारे चैप्टर हैं जो पूरे भारत के भूगोल में हमें पढ़ना है। इसमें से दोस्तों जो शुरुआत के 3 अध्याय हैं वो बहुत बड़े बड़े अध्याय, बहुत सारे टॉपिक उसमें आते हैं और इन्हीं को पढ़ने में लगभग हमारा 50% टाइम जाता है। तो 50% टाइम में हम शुरू के 3 चैप्टर पढ़ पाते हैं और बाकी के 50% टाइम में हम बचे हुए 5 अध्याय पढ़ पाते हैं। अब इन 3 चैप्टर में आता क्या क्या। तो पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। बहुत बड़ा टॉपिक है और हर बार प्रीलिम्स में एक दो प्रश्न आते हैं और मुख्य परीक्षा में भी एक आधा प्रश्न यहाँ से आ जाता है। लेकिन जो पहला अध्याय हम पढ़ने वाले हैं ये ज्यादा जरूरी है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ठीक है। तो वहां हम मेंशन करा देंगे कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। फिर दूसरा अध्याय जो आपके पूरी इंडियन ज्योग्राफी का सबसे बड़ा चैप्टर है, यह है भारत का भौगोलिक विभाजन, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें एक ही चैप्टर के अंदर आप हिमालय पर्वत, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि उसी में आपको पठार भी पढ़ना है, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट भी पढ़ना है, उसी में आपको छोटे छोटे पर्वतों के बारे में भी पढ़ना है। तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है अपने आप, ठीक है। ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। फिर तीसरा और आखिरी बड़ा अध्याय जो आपके सामने आएगा वो है भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इसमें सभी नदियों के बारे में, चेनाब नदी की 3 सहायक नदियां पूछ ली, मतलब हमें तैयारी का स्तर और अच्छा करना होगा और बेहतर तरीके से हमें चीज़ों को याद करने की आवश्यकता होगी। फिर हम छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे, भारत की चट्टानें, भारत के खनिज, भारत की मिट्टियाँ, भारत की जलवायु। ये बड़े टॉपिक नहीं है, ये छोटे टॉपिक हैं। हाँ, भारतीय मानसून जरूर थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बड़ा नहीं है, ईजिली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलें, हमारे पहले अध्याय की आप हेडिंग लगाएंगे दोस्तों। अध्याय 1, अध्याय 1, भारत का सामान्य परिचय। नोट्स बनवाऊंगा मैं आपको क्लास में, बहुत अच्छे से लिखेंगे। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अब इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो एक आउटलुक आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि अगर कभी भी आपने किताबों का अध्ययन किया है तो यहीं से शुरुआत होती है चीजों, भारत के भूगोल की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। तो इसमें हम मोटे मोटे तौर पर ये जानते हैं कि भारत का मानचित्र कैसा है, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत की जो 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ जुड़ती है, भारत के कौन से राज्य किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। हम जानते हैं कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री, जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर और एक तरफ हिंद महासागर देखने के लिए मिलता है। तो भारत की तट रेखा कैसी है, कौन कौन से यहाँ पर मुख्य मरीन बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इनका अध्ययन हम करते हैं। और हाल ही में आप देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप के प्रश्न आने लगे। जैसे मैं एक प्रश्न आप लोगों को बताता हूं, एक प्रश्न हाल ही में अक्षांश और देशांतर से पूछा गया।
तो हम भारत के अक्षांश और देशांतर का अध्ययन भी करते हैं। तो एक प्रश्न पूछा गया कि वो कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के सबसे ज्यादा राज्यों से होकर के गुजरती है। विच लैटिट्यूड passes through the maximum state of India। कोई जवाब देगा इस बात का बिना गूगल पर देखे, है ना, बिना गूगल पर देखे बताइए, बताइए जल्दी से। ओके मैं बता दूंगा, जल्दी बताओ वो कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के सबसे अधिक राज्यों से गुजरती है, भारत के सबसे अधिक राज्यों से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ये गलत जवाब है। अब हमें यही लगता था, इवन जब मैंने ये पहली बार प्रश्न पढ़ा तो आप मानेंगे नहीं, मैंने भी यही जवाब दिया था कि कर्क रेखा ही होगी क्योंकि 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। लेकिन दोस्तों एक 24 डिग्री का अक्षांश है, 24 डिग्री का लैटिट्यूड है जो भारत के 10 राज्यों से होकर के गुजरता है। और ये प्रश्न है हाल ही की पीएससी में कि सबसे अधिक भाग राज्यों से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती। अब प्रश्न का स्तर समझिए, हमने कहा ना कि चीजें डिटेल में गहराई में नहीं आती, चीजें इस तरह से जो टॉपिक होते हैं ना उन्हीं से पूछी जाती है, ये नहीं कि कुछ भी टॉपिक पूछेगा। अब भारत के पड़ोसी देशों से अब तक प्रश्न क्या बनते थे दोस्तों, सिंपल प्रश्न बनते थे कि भारत का सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, या फिर वो पूछ लेते थे कि इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाइए। अब वो राज्यों के बारे में पूछने लगे कि बताइए भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, सॉरी जो चाइना के साथ सीमा बनाते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे। तो इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों तो इसमें हमारा होमवर्क और बढ़ जाता है। विशेष तौर पर अरुणाचल प्रदेश से प्रश्न आया कि अरुणाचल प्रदेश कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, कितनी कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया का और चर्चा में भी रहा हाल में। चाइना को पता नहीं हर जगह अपना क्लेम दिखता है, कितनी बार चाइना को समझाएं, ठीक है, पर समझ जाएगा कोई बात नहीं। पर अरुणाचल आप जानते हैं कि इंटीग्रल पार्ट है हमारे देश इंडिया का, तो वहां चर्चा में था तो प्रश्न पूछ लिया गया वहां से, है ना। तो ऐसे प्रश्न हम पढ़ेंगे क्लास में, हम लिखेंगे, लेकिन ऐसे प्रश्नों के लिए आपको मैप बेस्ड प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़े, एटलस बेस्ड प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़े। तो आज से मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, हर दिन क्लास में आने से पहले 5 मिनट पहले आप एटलस निकालोगे और एक एक राज्य लोगे। यहाँ से शुरू करना, सबसे पहले लद्दाख से शुरू करना, लद्दाख देखोगे और देखोगे कि कितने राज्यों से जुड़ रहा है भारत के, और साथ ही साथ में कितने देशों से जुड़ रहा है। ऐसे करते करते पूरे बाउंड्री स्टेट को पढ़ लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे, ट्रस्ट मी, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। 1-2 हफ्ते में हो जाएगा, आराम से कवर हो जाएगा। तो क्लास के 5 मिनट पहले एटलस खोल करके बैठिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इसी में हम एक टॉपिक का अध्ययन और करेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से मुद्दे हैं, किसी चीजों पर विवाद है तो किन्हीं चीजों पर बहुत अच्छा समझौता है, ठीक है। तो हम विवाद भी पढ़ेंगे और समझौते भी पढ़ेंगे। तो ओवरऑल ये इंडिया की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देगा और यहाँ से हमेशा 2-3 प्रश्न आते रहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहीं पर थोड़ा सा आप लिख देंगे कि कहीं पर भी मेंशन कर दें इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलें, तो अब आयाम लिखेंगे दोस्तों, अब आयाम लिखेंगे आप सभी लोग, ठीक। चलें, ध्यान दें, आपकी कॉपी है ये मैं मान के चल रहा हूं। आयाम, डायमेंशन, तो आयाम का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है। चले, नंबर 1 इसमें लिखें दोस्तों, नंबर 1 लिखिए, अब मैं बोलते जाऊंगा, आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। पहला लिखें, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों, कड़वी दवाई इसी तरह खिलाई जाती है,
थोड़ा थोड़ा बोलो और फिर धीरे धीरे दवाई खिलाते जाओ। और क्या होता है जब जैसे कोई भी चीज़ आप पहली बार पढ़ते हैं, अब इसमें एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आप माथा पकड़ लोगे अपना, कहोगे सर आप हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखना, पढ़ाई ऐसे ही होनी है आपकी हमारी। देखो कोई भी चीज़ जब हम करते हैं ना, कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ें, तो दोनों का सामना करना है हमें। खुश होके पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक आपको बहुत परेशान करेंगे, जहाँ पर आपको रटना होगा, जहाँ पर आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सामना करना होगा। और कुछ टॉपिक आपको बहुत आसान भी लगेंगे। जैसे पहला चैप्टर बहुत ईजी है और बहुत मज़ेदार है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस चैप्टर को पढ़ रखा है, ठीक है। तो पहली बार जब किसी भी चीज़ से भिड़ते हो तो माथा तो लगाना पड़ता है, माथा खराब होता है। पर मुझे ये भी भरोसा है कि पहली बार में खराब होगा, दूसरी बार में आप झंडे गाड़ दोगे, ठीक है। पहली बार शाहीन अफरीदी बोल्ड कर सकता है रोहित शर्मा और विराट कोहली को, अगली बार उन्होंने क्या किया, झंडे गाड़ दिए, है ना। अगली बार क्या किया उन्होंने, झंडे गाड़ दिए। तो यही चीज है। चलो ध्यान से, अब ये जो पहला टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थिति, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत का नामकरण, भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या, और सबसे इंपॉर्टेंट भारत का अक्षांश और देशांश। ये टॉपिक किसमें आएंगे, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया में आएंगे। फिर दूसरा टॉपिक है भारतीय राज्य व संघ शासित प्रदेश, इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अब ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये क्या है, ये बहुत छोटा टॉपिक है। इसमें आपको पता है सब कुछ। मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से कि भारत के सभी राज्यों की राजधानियां आपको याद है, ठीक है, उनकी लोकेशन के साथ। सिर्फ राजधानी का नाम नहीं, उनकी लोकेशन कि एग्जैक्टली वो मैप पर कहाँ है। तो मैप पर कम से कम मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी बना दोगे, एक ब्लैंक मैप पर सभी को नोट कर दोगे, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बस हल्का सा एक रिवीजन, 5 मिनट लगेंगे ये टॉपिक पढ़ने में, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कैपिटल कहाँ पर है। तो ब्लैंक मैप लीजिएगा पॉलिटिकल, और उसमें हर राज्य की राजधानी बनाते जाइएगा, यहाँ पर है, एग्जैक्टली इस लोकेशन पर है, ठीक है। फिर तीसरे टॉपिक में लिखें, थर्ड टॉपिक लिखें, भारत की स्थलीय सीमा, लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, तीसरा टॉपिक। इसी को हम भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी कहते हैं, ठीक। चलिए अगला लिखिए, भारत की समुद्री सीमा, मरीन बाउंड्री ऑफ इंडिया या कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया। अगला लिखिए, भारत के पड़ोसी देश। बस कहते हैं ना दोस्तों, अगर पड़ोसी अच्छा हो ना तो आपकी तरक्की 2 गुना ज्यादा होती है। पता नहीं हमने कौन से ऐसे कर्म किए थे जो हमें इतने खतरनाक पड़ोसी मिले। 2 पड़ोसी तो भैया हमको खतरनाक ही मिले हैं, जिन वजह से हमारी तरक्की उतनी नहीं हो पाती। आप सोच के देखो, एक जेन्युइन एडवाइस मैं आपको दे रहा हूं कि अगर इंडिया की लोकेशन अमेरिका जैसी होती, ये 2 तरफ समुंदर, ऊपर कनाडा, एक मैक्सिको बस है जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है अमेरिका के लिए, बाकी अगर हमारी सिचुएशन ऐसी होती, आप मुझे बताओ ईमानदारी से, क्या हम दुनिया का सबसे विकसित देश बन जाते अब तक? क्या हम दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री होते अब तक? यस और नो कमेंट करना। होते कि नहीं होते? अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पड़ोसी हमें ऐसे मिले हैं जिस वजह से हमें बहुत सारा पैसा ना चाह, कोई भी देश नहीं चाहता कि वो डिफेंस पर बहुत सारा पैसा खर्च करे। तो हमारा बहुत सारा पैसा कहाँ पर खर्च होता है, डिफेंस में, ठीक है। और मुझे समझ नहीं आता, चाइना तो फिर भी मुझे समझ आ जाता है कि उनके पास इकोनॉमिक पावर है, पाकिस्तान जबरा नहीं है। और पाकिस्तान की हालत के लिए आज पाकिस्तान खुद जिम्मेदार। और रिसेंट आप इंटरव्यू देखें पाकिस्तान के लोगों के, तो अब वो ये बात एडमिट करने लगे, वो ये मानने लगे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती यही रही कि पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स सिर्फ एक मुद्दे पर टिकी रही कि भारत से लड़ाई करना है और भारत से कश्मीर लेना है। इस मुद्दे पर टिकी रही, जबकि भारत ने क्या किया, भारत का मुद्दा कभी भी ये नहीं था कि उसे पाकिस्तान को हराना है। भारत का मुद्दा यह था कि जो हमारा है वो हमारे पास ही रहेगा, हम उसे नहीं जाने देंगे,
और ये प्रायोरिटी नहीं थी हमारी, हमारी प्रायोरिटी थी भारत का विकास करना। और दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर आता है ये मुद्दा भारत के लिए। ये देश की सोच में अंतर को दिखा, और यही आज देश में अंतर को डिफाइन कर रहा है कि आपकी प्राइमरी सोच क्या है। यही चीज आपकी पढ़ाई में भी होनी चाहिए। अभी आपकी प्राइमरी सोच होनी चाहिए कि मेरा प्राइमरी लक्ष्य है एग्जाम क्रैक करना। अगर आपने अपनी इसको प्रायोरिटी बनाया, आपको रिजल्ट दिखेगा। नहीं तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान की क्या हालत है ना। तो प्रायोरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रायोरिटीज क्या रखते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। हमारी प्रायोरिटीज सही होनी चाहिए। पाकिस्तान एज अ नेशन इसलिए फेल हो रहा है बिकॉज उसकी प्रायोरिटीज गलत हैं। ठीक, हम ये पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश, और फिर आखिरी में 6वां पॉइंट, अन्य तथ्य, अदर फैक्ट, और इसके ब्रैकेट में लिख लेंगे पीडीएफ मतलब ये आपको पीडीएफ से पढ़ना है, बाकी चीजें मैं लिखवाऊंगा। इसलिए नहीं, ये बात सीरियस बात है दोस्तों, इसको आप हंसी मजाक में डालें। इंटरव्यू में आपसे ऐसी चीजें ही पूछी जाती है, और वहां पर आप इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते जैसे आप कर रहे हैं। आप अधिकारी हैं, आपकी भाषा में मर्यादा भी होनी चाहिए और आपकी भाषा में लॉजिक भी होना चाहिए। इसका लॉजिक ये है कि प्रायोरिटी, जब इस प्रकार की बातें आप करेंगे तब आप एक सिंसियर दिखेंगे बहुत, है ना। तो ये बातें आपको करना है बिल्कुल। सेकंड में हमने आपको बताया था, सेकंड टॉपिक क्या बताया था, भारतीय राज्य और संघ शासित प्रदेश, इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, तो शुरू करें फिर पहला टॉपिक पढ़ना। ठीक, चलो ध्यान दो। चलिए अब हेडिंग लगाएंगे दोस्तों आप लोग। 1.1 भारत की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। भारत की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। और इसमें आप पहली हेडिंग लगाएंगे अवस्थित, अर्थात लोकेशन, अवस्थिति अर्थात लोकेशन। अब देखो, पहले हम चीजों को समझेंगे, बाद में हम चीजों को लिखेंगे। तो जब मैं समझा रहा हूं तो आपको पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना है और सारी चीजों को ध्यान से समझना है। ठीक है, अब बहुत बेसिक से समझना एक एक पॉइंट। अब देखिए, मैपिंग में हमने एक टॉपिक की चर्चा की थी। ये हमारी पृथ्वी है, दिस इज आवर अर्थ, और हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, 0 डिग्री का लैटिट्यूड। अब हमने आपको समझाया था कि हमारी पृथ्वी पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। हमारी जो अर्थ है इस पर 2 प्रकार की इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं। कुछ क्षैतिज रेखाएं हैं, देयर आर फ्यू हॉरिजॉन्टल लाइन। इन क्षैतिज रेखाओं को हम अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। तो जो लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड है। और कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं, फ्यू वर्टिकल लाइंस आर ऑल्सो ड्रॉन, और इन ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं, इन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ऐसे ही एक अक्षांश रेखा है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। अब ये रेखा क्या करती है दोस्तों, ये काल्पनिक है, ये सही में नहीं है, हमने इमेजिनरी लाइन खींचा है। तो ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये जो हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। तो 2 गोलार्ध हो गए। तो अक्षांश के हिसाब से, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसीलिए हम इसे भूमध्य रेखा या इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा या अक्षांश के हिसाब से पूरी पृथ्वी के 2 गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध।
अब जरा हमारे भारत की लोकेशन हम देखते हैं कि हमारा इंडिया आखिरकार कहाँ आता है। तो ये देखिए जरा दोस्तों, ये वाला डायग्राम अच्छे से देखें तो ये जो रेखा आपको बीच में दिख रही है, ये जो लाइन आप बीच में देख पा रहे हैं, एक सेकंड दीजिएगा, ये कौन सी लाइन है सर? ये तो इक्वेटर है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे जल्दी से, क्लास में जितना बने रहोगे उतना अच्छा है। ये कौन सा गोलार्ध होगा दोस्तों? ये कौन सा हेमिस्फीयर होगा सर? ये उत्तरी गोलार्ध होगा। ये कौन सा गोलार्ध होगा सर? ये दक्षिणी गोलार्ध होगा, सदर्न हेमिस्फीयर होगा। तो भारत कहां पर है? तो सर भारत हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारा प्यारा देश भारत, आर ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया, ये कहां पर है सर? ये तो उत्तरी गोलार्ध में, ये रहा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा भारत कहाँ आता है दोस्तों? हमारा भारत यहाँ, ठीक है। तो अक्षांश के हिसाब से भारत किस गोलार्ध में हो गया सर? अक्षांश के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध में हो गया। लैटिट्यूड के हिसाब से इंडिया लाइज इन दी नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। अब इसी तरह जैसा हमने कहा था कि हमने कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी खींची हैं, हमने कुछ वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ की है। तो ऐसी ही एक ऊर्ध्वाधर रेखा है दोस्तों, और इसे कहा जाता है 0 डिग्री का देशांतर, इंग्लिश में 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड। इसी को हम ग्रीनविच या ग्रीनविच लाइन या प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। इसी को हम प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रीनविच नाम की जगह से गुजरती है। तो जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसे या तो हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं या इसी को हम प्राइम मेरिडियन लाइन या प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी कहते हैं। तो ये क्या करती है? जो 0 डिग्री का देशांतर है, ये भी अर्थ को 2 अलग अलग गोलार्धों में बांटती है, हमारी अर्थ को 2 डिफरेंट हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ये जो हिस्सा है आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर अर्थात पूर्वी गोलार्ध, और इस हिस्से को कहा जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर अर्थात पश्चिमी गोलार्ध। और हमारा भारत कहाँ आता है? तो हमारा भारत आता है पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। कहाँ आता है दोस्तों? पूर्वी गोलार्ध में आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। एक बार मैप में आपको दिखाते हैं ताकि चीजें स्पष्ट हो जाएं। ये देखिए, ये मैप है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप लोग। अब इस मैप में अगर आप ध्यान दें तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये है 0 डिग्री की देशांतर रेखा। ये कौन सा गोलार्ध होगा सर? ये होगा ईस्टर्न और ये होगा वेस्टर्न। ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। अब भारत कहाँ पर है? तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सर भारत कहाँ पर दिख रहा है। तो ये आपको दिख रहा है प्यारा, किस गोलार्ध में आ गया सर? ये पूर्वी गोलार्ध में आ गया। सर ये किस में आ गया? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ गया। तो अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, जवाब दीजिएगा कमेंट करके, हमारी पृथ्वी में कितने गोलार्ध हैं? हाउ मेनी हेमिस्फीयर आर देयर ऑन आवर अर्थ? तो क्या जवाब देंगे? हमारी पृथ्वी में कितने गोलार्ध हो गए दोस्तों? जवाब दीजिए कमेंट करके, कितने गोलार्ध हो गए जल्दी से? 4। बहुत बढ़िया सर, 4 गोलार्ध हमारी पृथ्वी पर हैं। सबसे पहला है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये अक्षांश के हिसाब से है। नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ये लैटिट्यूड के बेसिस पर है। और 2 हैं सर पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये गोलार्ध देशांतर के अनुसार है, ये लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट आप लिखेंगे दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट हमारे नोट्स के तहत नोट करेंगे आप लोग, सेम इसी तरह लिखिए। लिखिए दोस्तों, पहला पॉइंट, गोलार्ध हेमिस्फीयर, अक्षांश उत्तरी गोलार्ध और देशांतर पूर्वी गोलार्ध। तो हमारा भारत किस गोलार्ध में आता है? तो मेंस में अगर आप लिखें कभी भी तो लिखेंगे इसी तरीके से कि अक्षांश के अनुसार भारत उत्तरी, जबकि देशांतर के अनुसार भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। इस तरह भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड, इंडिया लाइज इन दी नदर्न हेमिस्फीयर,
On the other hand, on the basis of longitude, India lies in the eastern hemisphere. Thus, India lies in the northern and eastern hemisphere. ठीक, ये आपका जवाब बनेगा. लिख लिया क्या आपने? अब इसका बहुत महत्व है. महत्व क्या है वो आपको आगे समझ में आएगा. आपको आगे समझ में आएगा जब हम टॉपिक्स के साथ कंसेप्ट जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है. ठीक है, क्लाइमेट में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. लिख लिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब जरा ध्यान दें अगले मसले पर. अब हम सभी लोगों ने एक बात डिस्कस की थी कि सर हमारी जो पूरी की पूरी पृथ्वी है, हमारी जो पूरी अर्थ है, हमारी पृथ्वी पर कुछ बड़े बड़े स्थल खंड पाए जाते हैं. हमारी अर्थ पर कुछ बहुत बड़े बड़े लैंड मासेस पाए जाते हैं और इन बड़े बड़े स्थल खंडों को हमने क्या नाम दिया था? महाद्वीप. याद आ रहा होगा कि सर हमारी अर्थ पर कुछ बहुत बड़े लैंड मास पाए जाते हैं और इन बड़े लैंड मासेस को हम महाद्वीप या कॉन्टिनेंट कहते हैं. और हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप. 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप. अब जो भी व्यक्ति मुझे कमेंट करके ये बताएगा कि 7 महाद्वीप का क्रम बता देगा, मैं उसके घर पे आके चाय पीऊंगा. बढ़िया चाय पिलाना, ठीक है. और हो सके तो कोकोनट बिस्किट खिला देना दोस्तों सुंदर जी का, मजा आ जाएगा. जल्दी 7 महाद्वीप को बताओ नाम से कि सर नंबर 1 पर यह था और नंबर 7 पर यह है. 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ा था हमने. ठीक है, संख्या. बहुत बढ़िया, जवाब आने लगा है कि सर तब नंबर 1 पर एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका, नंबर 6 यूरोप और नंबर 7 पर आता है ऑस्ट्रेलिया. तो सबसे बड़ा महाद्वीप है सर एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया. वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो इन्हीं 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? एशिया. एशिया. और इसी एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में भारत स्थित. दक्षिण एशिया, साउथ एशिया. और भारत एक्चुअल में एक छोटे से उप महाद्वीप का हिस्सा है जो दक्षिण एशिया में आता है और इसे कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप. इंडिया इज अ पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट विच लाइज इन द सदर्न एशिया which is known as the Indian subcontinent. इंडियन सबकॉन्टिनेंट. अब देखो एक प्रश्न पूछा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं. तो याद रखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं. पाकिस्तान, ठीक है, भारत, इंडिया, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश. ये जो देश हैं दोस्तों ये किस में आते हैं? तो ये सारे देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं. ये सारी कंट्री किस में आती हैं? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आती है. अफगानिस्तान नहीं आएगा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में और श्रीलंका भी नहीं आएगा. श्रीलंका विल ऑल्सो बी नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ये आपकी मेजर कंट्री हैं जो भारत के उपमहाद्वीप का हिस्सा बनेंगी. ओके, यहां तक बात क्लियर है? मुझे बताएं एक बार, सारी बातें क्लियर हैं दोस्तों? यस और नो कमेंट करके बताइए. तो फिर आगे बढ़ेंगे. एक मसला इसमें और है और फिर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, बहुत अच्छे. अब एक चीज और समझें. हमने अभी डिस्कस किया कि सर दिस इज आवर अर्थ, ये हमारी पृथ्वी है और यहां पर भूमध्य रेखा है, यहां पर इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है. अब हमारा जो भारत देश है, हमारा प्यारा भारत देश है, वो भूमध्य रेखा पर नहीं है. हमारा भारत यहां कहीं आता. तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेटर एंड इंडिया. ठीक है,
भारत और भूमध्य रेखा के बीच में दूरी कितनी है? तो ये जो दूरी है दोस्तों वो 876 किलोमीटर। ये प्रश्न 2-3 बार अलग अलग एग्जाम में हाल ही के समय में पूछा गया है कि ये दूरी कितनी है। 876 किलोमीटर की दूरी है। भूमध्य रेखा और भारत के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है इट इज ऑलमोस्ट 876 किलोमीटर। ओके, मुख्य भूमि की भारत की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। अब एक काम कीजिए दोस्तों, या तो आपने ये बना लिया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो ये लिख लीजिए जरा, इतना। मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा और इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक हो गया, डन है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हमें अगले टॉपिक की बात करनी है। सर ये तो क्लियर हो गया, ये कुछ बेसिक बातें थी कि हमें लोकेशन पता चल गई, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया कि सर 876 किलोमीटर हम दूर हैं भूमध्य रेखा से। ठीक है, अब ये बातें तो क्लियर है। अब हमें अगली बात इस टॉपिक पे करनी है कि सर जो भारत देश है इसका नामकरण कैसे हुआ। सर भारत का नामकरण कैसे हुआ, तो अगला जो आप टॉपिक लिखेंगे वो ये है, नॉमनक्लेचर ऑफ इंडिया, भारत का नामकरण। इंग्लिश में लिखा है नॉमनक्लेचर ऑफ इंडिया। हेडिंग लगाइए, फिर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। देखो, सब कॉन्टिनेंट एक प्रकार से महाद्वीप का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें कुछ देश शामिल हैं, उसी को हम उपमहाद्वीप बोलते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट, इसीलिए हम उसको सब कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं। ठीक है, एशिया बहुत बड़ा महाद्वीप है तो उसी का एक छोटा सा हिस्सा है भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक, ओके सौरभ, चलो ध्यान दो, हेडिंग लगा ली। अब देखें, तो भारत के नामों को ना हम दो भागों में समझ, दो अलग अलग हिस्सों में समझ सकते हैं। एक तो भारत के औपचारिक नाम है, एक तो हमारे देश के कुछ क्या है दोस्तों, औपचारिक नाम है। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं ऑफिशियल नेम, ऑफिशियल नेम। ठीक, और दूसरी ओर भारत के कुछ अन्य नाम, दूसरी ओर इंडिया के क्या हैं, कुछ अन्य नाम, अन्य नाम, अदर नेम्स। ठीक है, अब ध्यान देना, तो भारत के औपचारिक नाम की अगर हम बात करें, मतलब इसकी चर्चा किसी ना किसी ऐसे दस्तावेज में की गई होगी, किसी ना किसी ऐसे डॉक्यूमेंट में की गई होगी जिसकी वैधानिक मान्यता है, जिसकी लीगल एक एक्सेप्टेबिलिटी है। ओके, तो भारत के संविधान का दोस्तों, भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 1, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है
एक लाइन लिखी है, वो लाइन मैं आपको बताता हूं पढ़ के कि इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो कि इंडिया है राज्यों का एक संघ होगा। अब इसके बारे में शुभम सर ने चर्चा की होगी। हमें बस यहाँ पर यह समझ में आया कि सर दो शब्दों की चर्चा की गई है, एक इंडिया और दूसरा भारत। इंडिया दैट इज भारत। तो भारत के कितने औपचारिक नाम हो गए? दो। एक भारत और दूसरा नाम क्या हो गया? इंडिया। एक भारत और दूसरा नाम क्या हो गया? इंडिया। तो देखें यहां पर एक नाम इसमें हो जाएगा भारत, ठीक, और दूसरा नाम इसमें क्या आएगा दोस्तों? ये हमारे औपचारिक नाम है, ऑफिशियल नेम है। अब थोड़ा सा हम इनके इतिहास की चर्चा करते हैं कि सर आखिर ये नाम भारत को मिले तो मिले कैसे, ये नाम कैसे निकल करके आए। तो भारत नाम के बारे में दो अलग अलग बातें कही जाती हैं, ठीक है। अब भारत नाम के बारे में दो अलग अलग बातें कही जाती हैं। जैसे पहली बात ये कही जाती है भारत के बारे में कि जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में एक भरत नाम के कबीले का उल्लेख है और उसी भरत नाम के कबीले के आधार पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा और उसी भारतवर्ष से हमने भारत नाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो पहला जो प्रमाण दिया जाता है कि भारत नाम कहाँ से आया, तो ऋग्वेद में भरत नाम के कबीले का उल्लेख है। देयर इज द ट्राइब कॉल्ड भरत इन द ऋग्वेदा, उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। दूसरी एक और किंवदंती है कि यह कहा जाता है कि जो वायु पुराण है, तो वायु पुराण में राजा दुष्यंत के पुत्र थे जिनका नाम था भरत। तो वायु पुराण में राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम के आधार पर नाम क्या पड़ा है दोस्तों? भारत पड़ा है, इंडिया पड़ा है, सॉरी भारत नाम पड़ा है। तो दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो ये बात कही जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता किसको है? भरत नाम के कबीले को, कि भरत नाम का एक कबीला था, उसी कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ठीक। तो ये वाली पॉइंट यहां पर आप लिख सकते हैं नीचे मेंशन करके। ऋग्वेद, ऋग्वेद भरत नामक कबीला, इंग्लिश में ऋग्वेद और लिखेंगे भरत ट्राइब, भरत को ब्रैकेट में कर देंगे, भरत कबीला। और दूसरा यहां लिख सकते हैं वायु पुराण, वायु पुराण। और वायु पुराण में हमने क्या कहा? राजा, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत, इंग्लिश में लिखेंगे भरत ब्रैकेट में सन ऑफ किंग दुष्यंता, भरत ब्रैकेट में लिखेंगे सन ऑफ किंग दुष्यंता, ठीक है। ठीक है सर, भारत नाम तो हमें समझ में आ गया कि भारत नाम हमने कहां से लिया, कहां से हमें मिला, लेकिन इंडिया नाम कहां से मिला है, इंडिया कैसे हमारे देश का नाम पड़ा? तो इसके लिए थोड़ा सा पहले हम मैप पे चर्चा करते हैं। एक बार एक मैप दिखाना चाहूंगा मैं आप लोगों को। एक मैप देखिए दोस्तों आप एक सेकेंड, ये देखिए। अब इस मैप में कुछ चीजों पर गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा कुछ चीजों पर दोस्तों। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इलाका, इस क्षेत्र को हम यूनान कहते थे। क्या कहते थे? इस पूरे क्षेत्र को हम यूनान कहते थे। ये पूरा यूनान का इलाका है। ये पूरा इलाका किसका है? ये पूरा का पूरा रीजन यूनान का रीजन है, यूनान का क्षेत्र है। इसको इंग्लिश में हम ग्रीक बोलते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ग्रीक। तो यूनान से कुछ लोग भारत की ओर आए और जैसे ही वो भारत की ओर आए तो उन्हें यहाँ पर एक नदी दिखाई। यहाँ एक नदी बहती है, आप जानते हैं, ठीक है। ये कौन सी नदी है दोस्तों? तो उन्हें यहाँ पर सिंधु नदी दिखाई दी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी को इन ग्रीक लोगों ने क्या नाम दिया? उन्होंने इसे इंडस कहना शुरू, क्या कहना शुरू कर दिया? इंडस कहना शुरू कर दिया। और इस क्षेत्र का नाम उन्होंने क्या दिया? तो कहा जाता है कि भारत का जो दूसरा नाम है इंडिया, ये यूनानियों ने दिया है। जो ग्रीक्स हैं
उन्होंने ये नाम दिया है। ग्रीक्स भारत आए, उन्होंने सिंधु नदी को देखा, उसको उन्होंने इंडस कहा और यहाँ रहने वाले लोग और क्षेत्र को उन्होंने इंडिया नाम दिया। तो इस तरह भारत का एक और नाम पड़ा विच इज इंडिया। तो ये नाम कहाँ से आया है दोस्तों? तो ये जो नाम भारत को मिला है ये मिला है ग्रीक से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूनानी, यूनानी, ग्रीक्स, ग्रीक्स। ठीक है, बताइए इतना लिख लिया क्या आप लोगों ने? साथ ही साथ में लिखते जाइएगा ये, है ना, अलग से, ताकि हमें ना लिखना पड़े। इतना लिखा आप लोगों ने? इसमें इंग्लिश में कोई डाउट तो नहीं है? अभी आ रहे हैं, वहां पर आ रहे हैं एक एक करके, तो मैं थोड़ा सा समझ सकते हैं। बिल्कुल जवान खून, और जवान खून के अंदर धैर्य की बेहद कमी। उसकी रिंगटोन ही होती है बहुत अलग अलग प्रकार से। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, झलक दिखला जा एक बार आजा। ठीक, तो समस्या। और अगर जवान खून गम में आ जाए तो उसकी रिंगटोन बदल जाती है ना? तो उसकी रिंगटोन जा बेवफा जा, या फिर वो शादी में जरूर आना की वेबसाइट ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे। हम सम्मान कर, क्योंकि हम भी हम इसलिए सम्मान करते हैं इन चीजों का, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक समय हमारे अंदर भी जवान खूनी था, तो हम भी इस दौर से गुजरे हैं, तो हमारी ओर से सम्मान। ठीक, हाँ। ओ माय गॉड, राहुल प्लीज टेक केयर, प्लीज टेक केयर राहुल, ड्रॉप डालिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक, चलो ध्यान दो। अब अन्य नामों की चर्चा करते हैं। लिख लिया? पहले कमेंट करके बताओ लिखा कि नहीं लिखा। डन है? जैसे लिख लें आप लोग तो बोल दिया करें कि हाँ सर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो मैं भी, सब गुजरते हैं भैया, और हम तो जैसे दौर में रहे हैं समस्त अनुभव है जीवन का। क्योंकि सास भी कभी, सास भी कभी, वो कहाँ से आ गया बीच में? ये कौन सुन रहा है अभी? वायु पुराण के आगे लिखा हुआ है राजा दुष्यंत के पुत्र भरत, भरत सन ऑफ किंग दुष्यंता। ठीक, चलो ध्यान से, बहुत बढ़िया। अब कुछ अन्य नामों की चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, भारत का एक बहुत पुराना जो नाम है वो है आर्यावर्त, या इसी को हम ब्रह्मावर्त भी कहते हैं। और ये नाम कहाँ से मिला है? वैदिक साहित्य। ये नाम कहाँ से मिला है? वैदिक साहित्य। इंग्लिश में भी इसे आर्यावर्त या ब्रह्मावर्त कहेंगे, और ये नाम हमें वैदिक लिटरेचर से मिला है। अब मैं थोड़ा सा आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आप लोगों से। मुझे बताइए, आप में से कोई भी व्यक्ति कभी कथा सुना है? कभी आप लोग कथा में बैठे हैं या ध्यान से सुना है? कभी पूजा पाठ हुआ है कि आप बैठे हो कथा में? क्या, मेरी तो शादी हुई थी तो मैं कथा में बैठा था और मैंने वहां पर पकड़ लिया इस चीज को, और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे वेदों में बहुत साइंटिफिक बातें लिखी। पहली बार पंडित जी अच्छे थे, मंत्र ही पढ़ रहे थे, कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे, धीरे धीरे बैठे आप लोग कथा में। तो आप देखिएगा, कथा में आपसे आपका नाम पूछा जाता है, नाम गोत्र ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, और फिर जो भी पंडित जी होते हैं वो शुरू यहीं से करते हैं। ब्रह्मावर्ते आर्यवर्ते, नहीं जम्मू द्वीप से, जम्मू द्वीप ब्रह्मावर्त आर्यवर्त, फिर मध्य प्रदेश में आएंगे, फिर आपके जिले का नाम लेंगे, फिर आपकी तहसील का नाम लेंगे, फिर आपके गांव का नाम लेंगे, फिर आपके परिवार और कुल का नाम लेंगे, और फिर वो आपका नाम लेंगे। तो वहां पर आप उस कथा को सुनिएगा, उसमें ये सारी चीजें आती, जम्मू द्वीप भी आता है, ब्रह्मावर्त भी आता है, भारतवर्ष भी आता है, आर्यवर्त भी आता है, ये सारी चीजें उसमें शामिल की। तो ये जो शब्द है ब्रह्मावर्त, भारतवर्ष, आर्यवर्त, ये पूरा हमने कहाँ से लिया हुआ है? ये सब हमने वैदिक साहित्य से लिया। कहाँ से लिया है? वैदिक साहित्य से लिया है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर ये आर्यवर्त क्यों कह रहे हैं हमारे देश को? तो आर्यवर्त हम इसलिए कह रहे हैं कि भारत में दो बड़ी संस्कृतियां आई। एक सिंधु घाटी की संस्कृति, जो भारत की नहीं दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, और दूसरी सभ्यता वैदिक सभ्यता।
भारत के लिए वैदिक सभ्यता इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत की जो वर्तमान संस्कृति है, इंडिया का जो करंट सिविलाइजेशन है, वो वैदिक सभ्यता से ही जुड़ा हुआ है। उसके रूट कहाँ पर जाते हैं? उसके रूट वैदिक सिविलाइजेशन में ही जाते हैं। तो वैदिक सभ्यता का विकास मुख्य रूप से गंगा नदी के किनारे हुआ या गंगा नदी तंत्र के आसपास हुआ। और वैदिक सभ्यता को बसाने वाले लोग कहा जाता है कि आर्य थे, इसीलिए देश का नाम क्या रख दिया? आर्यावर्त रख दिया। ठीक है। दूसरा, भारत को एक और नाम दिया जाता है, जम्बू द्वीप। एक्चुअल में जो जम्बू द्वीप नाम है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, वो पूरे एशिया के लिए है। और इसका जिक्र वैदिक साहित्य में भी है और बौद्ध साहित्य में भी है। ठीक है, वैदिक साहित्य में भी है और बौद्ध साहित्य में भी है। देखिए, एक चीज है कि हमारे वेदों में सभी द्वीपों के लिए या सभी महाद्वीपों के लिए किसी ना किसी नाम का इस्तेमाल किया गया है। जैसे क्रॉन्च द्वीप का इस्तेमाल किया गया है उत्तर अमेरिका के लिए, पुष्कर द्वीप इस्तेमाल किया गया है अफ्रीका के लिए। ठीक है, वहीं प्लक्ष द्वीप का इस्तेमाल किया गया है दक्षिण अमेरिका के लिए। लेकिन ये बात अप्रूव नहीं करता है वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि उनके हिसाब से उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका हमने 15वीं सदी में खोजे। लेकिन ये बात अगर है, इस पर रिसर्च की जा सकती है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो वेद लिखने वाले लोग थे, उन्हें इतनी जानकारी थी कि हमारी पृथ्वी पर इतने सारे महाद्वीप हैं, तभी तो उन्होंने नाम दिया। उन नामों को रिलेट किया जाता है कि ये नाम शायद अलग अलग महाद्वीप के लिए दिए गए। और जम्मू द्वीप, अगर आपको याद हो तो एक फाइल आती है जम्मू द्वीप की, बहुत फेमस है। तो जम्मू द्वीप एक्चुअल में भारत या पूरे के पूरे एशिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट करने वाला एक नाम है, विशेष तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप को, विशेष तौर पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। एक और नाम दिया जाता है तियानजू। तियानजू ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, एक मिनट में इसकी स्पेलिंग बताता हूँ दोस्तों, आपको गलत नहीं होना चाहिए स्पेलिंग। तियानजू की स्पेलिंग, हाँ ये रही, मैं लिख दे रहा हूँ अलग से यहाँ, TIANZHU। ठीक है, तियानजू। अब ये जो तियानजू है, इस नाम का इस्तेमाल चीनी यात्री जितने भी चाइनीज ट्रैवलर थे, उन्होंने भारत को किस नाम से पुकारा है? तियानजू के नाम से पुकारा है, तियानजू, TIANZHU। फिर एक नाम आप सभी लोगों को पता ही होगा, नाभि वर्ष। भारत को नाभि वर्ष भी कहा जाता है। इसके अलावा भारतवर्ष, भारतवर्ष, ठीक है। और भारतवर्ष कहाँ पर है? तो ये भी वैदिक साहित्य में है, वैदिक लिटरेचर में है। ठीक है, वैदिक साहित्य। और एक नाम और हमारे प्यारे भारत देश को दिया जाता है, दैट इज हिंदुस्तान। पाजी गदर, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान नाम कहा जाता है कि ईरानियों ने भारत को दिया। किसने दिया? ईरानियों। पर्शियन, पर्शियन, ठीक है? ईरानियों के द्वारा ये नाम। आपका क्वेश्चन क्या है वैभव? अरे कौन सा जूनी, तियानजू, ये भी है पूरा मतलब रानू। क्या बात है। तियानजू, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, जम्मू द्वीप, तियानजू, नाभि वर्ष, भारतवर्ष, हिंदुस्तान। अच्छा, हिंदुस्तान की भी एक कहानी है दोस्तों। ठीक है, हिंदुस्तान की कहानी कुछ इस तरह है कि जिस तरह से, जिस, एक बार फिर से वही मैप हम आपको दिखाएंगे दोस्तों जो हमने पहले आपको दिखाया था। तो जिस तरह से ग्रीक्स इंडिया में आए और उन्होंने सिंधु नदी को इंडस बोला और फिर इस पूरे क्षेत्र को इंडिया बोला, तो कहा जाता है कि ठीक इसी तरह, ठीक इसी तरह जो पर्शिया के लोग हैं, जो पर्शिया के लोग हैं, मतलब यहाँ रहने वाले जो लोग हैं ईरान वाले क्षेत्र में, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं इस क्षेत्र में, यहाँ के लोग जब भारत पहुंचे तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू बोला।
सिंधु नदी को क्या बोला? हिंदू, हिंदू। और इस पूरे क्षेत्र को उन्होंने क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। पूरे क्षेत्र को क्या क्या नाम दिया? हिंदुस्तान का नाम दिया। तो ये कहा जाता है कि ईरानियों ने, पर्शिया के लोगों ने इसको क्या नाम दिया? हिंदुस्तान का। ओके, क्लियर है? अंडरस्टूड? यहां तक कोई समस्या? बताइए जल्दी, कोई दिक्कत? ठीक, चलिए। तो ये आपके अन्य नाम भी हो गए। ये भारत का हमने क्या डिस्कस कर लिया? नामकरण। भारत का हमने क्या डिस्कस कर लिया? नामकरण, नाभि वर्ष। ओके, ये देखिए लिखा हुआ है। अच्छा, एक नाम और रह गया दोस्तों, एक और मेंशन कर लीजिए प्लीज, अन्य में मेलुहा। मेलुहा अन्य में ही लिखिएगा, मेलुहा। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब भारत ही हो गया, उसको हम भारत ही बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र को मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा कहा करते। क्या कहा करते थे? मेलुहा कहा करते थे। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि अब ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, क्योंकि राखी गढ़ी से हमें एक साक्ष्य मिला है और वो साक्ष्य लगभग 8,000 साल पुराना है। अगर ये प्रूफ होता है तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता अभी हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन को मानते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो पिरामिड्स बनाए हैं दोस्तों, वो अचंभा है। आप किसी आर्किटेक्ट से पूछिएगा, वो आपको बताएगा कि कितना बड़ा काम कर दिया। उस जमाने में या तो हम बहुत एडवांस थे, या तो कुछ ऐसी चीज थी जो पिरामिड्स बन गए। पिरामिड्स को बना पाना और ईस्टर आइलैंड पर जो मुइज बने हुए हैं उनको बना पाना आसान नहीं है। उस जमाने की हम बात कर रहे हैं, बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट से बनी हुई चीज है वो, बहुत मुश्किल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अभी तक इजिप्शियन सिविलाइजेशन को दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता कहा जाता है। पर अगर ये प्रूफ होता है, राखी गढ़ी में जो हमें साक्ष्य मिला है, तो निश्चित तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता ही दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता होगी। इंडस वैली विल बी द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक और चीज, एक छोटी सी बात करूं मैं आप लोगों से, अगर आपको, अब मतलब कमेंट मत कीजिएगा कि सर आप बात कर रहे हैं और वो, पर मैं एक छोटी सी बात आपसे करता हूं। बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात। रिसेंटली मैंने एक फिल्म देखी दोस्तों। ठीक है, और फिल्म का नाम है जवान। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी फिल्म। मुझे वो फिल्म इसलिए अच्छी लगी क्योंकि भारत में बहुत कम ऐसी फिल्में हैं जिसमें महिला को वास्तव में एक महिला की तरह दिखाया है। अन्य जितनी भी फिल्में हम देखते हैं जाकर के, उसमें या तो महिला सिर्फ एक प्रेमिका का रोल अदा कर रही है, या फिर एक शोषित का रोल अदा कर रही है। पर एक मैंने फैमिली मैन देखा था, जिसमें अ, एक अभिनेत्री हैं समंथा प्रभु, उन्होंने बहुत अच्छी अदायकी की। तो निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन अदाकारा है। उसमें उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग रोल में दिखाया गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। मुझे बहुत बढ़िया लगता है जब विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। और रिसेंटली आई वॉच्ड जवान, बहुत खुशी हुई मुझे कि भारत में जो सिनेमा है वो अब एक अच्छे स्तर पर जा रहा है, जहां महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु की तरह नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, बल्कि अब उनका एक एम्पावरमेंट वाला रिप्रेजेंटेशन। और हम सभी जानते हैं कि विमेन इज कैपेबल इक्वली व्हाट ह्यूमन इज, व्हाट मैन इज कैपेबल। ठीक है, हर दोनों को अगर अपॉर्चुनिटी एक जैसी मिले तो दोनों इक्वल, दोनों के अंदर कैपेबिलिटी है। बहुत बढ़िया एक मस्कुलर जो फॉर्म दिखाया गया, दैट वाज टू गुड, बहुत अच्छा है। ये सिनेमा के लिए बहुत अच्छा है, फिल्म के लिए बहुत अच्छा है, और आगे जाकर के धीरे धीरे ना ये चीजें एम्पावर करती हैं। ठीक है, और आप देखिए दोस्तों कि कहीं ना कहीं आप देखें तो जितना समाज में, जिस समाज ने महिलाओं को सम्मान दिया है, उनको बराबर का हक दिया है, उस समाज की तरक्की आप देखिए किस स्तर पर जाकर के हुई। भारत के पूरे इतिहास का मैं स्वर्णिम काल मानता हूं ऋग्वैदिक काल को, बिल्कुल शुरुआती समय। ऋग्वैदिक काल जितनी ओपननेस शायद हमारे समाज में दोबारा कभी आ ही नहीं।
उसी समय पर आपको बहुत सारी महिलाएं दिखेंगी जिन्होंने वेदों को लिखने में मदद की है। और आप देखें, अरब दुनिया, अरब वर्ल्ड दुनिया में विज्ञान के लिए जाना जाता, ग्रीक वर्ल्ड दुनिया में साइंस के लिए जाना जाता था। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे वहां पर रूढ़िवादिता आती चली गई, साइंस का स्तर वहां से खत्म। देखो, विज्ञान और विकास वही रहेगा जहां पर रूढ़िवादिता नहीं है। जहां जहां रूढ़िवादिता आएगी, जहां जहां हम स्टीरियोटाइप लगाना शुरू करेंगे, वहां वहां से विकास और विज्ञान दोनों गायब होगा। क्यों? मान लीजिए कि आज आज अगर भारत में हम एक नियम बना दें, इंडिया में हम एक नियम बना दें कि महिलाओं को हम कोई भी उच्च पद नहीं देंगे या महिलाओं को हम शिक्षा का अधिकार नहीं देंगे, इससे पता है क्या होगा? आपने भारत की आधी आबादी की बौद्धिक क्षमताओं का दमन कर दिया। आपने इंडिया की 50% पॉपुलेशन के इंटेलेक्चुअल्स को ही खत्म कर दिया। 50% पॉपुलेशन का इंटेलेक्चुअल आपने खत्म। तो 50% शायद उसमें से बहुत बड़ी बड़ी साइंटिस्ट बनती, बहुत बड़ी बड़ी अधिकारी बनती, लीडर्स बनती, बिजनेस वुमेन बनती। आपने एक झटके में सबको खत्म कर। और आप जानते हैं कि महिलाएं के अंदर बौद्धिक क्षमता किसी भी हिसाब से या कोई भी चीज पुरुषों की तुलना में कम नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी। आपने चंद्रयान में देखा कितनी सारी महिलाएं उसमें शामिल थी जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो कभी भी, ये आपके जीवन के लिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, अगर एक बहुत अच्छा जीवन आप जीना चाहते हो, कभी भी रूढ़िवादी मत बनिएगा। और पता है इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो भी काम आपसे कहा जाए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कुछ भी काम, एक सवाल बस अपने आप से पूछिएगा, क्या ये सही है और आप ये क्यों कर रहे हैं? ये दो सवाल जब तक आप करते रहोगे, आप हमेशा बहुत लिबरल रहोगे, बहुत ओपन थिंकिंग आपकी रहेगी। अच्छा, दूसरों पर थोपना नहीं है, कभी भी अपनी सोच दूसरों पर थोपी नहीं जाती। ये आपकी मान्यता है, किसी दूसरे की मान्यता है। आप लेकिन बौद्धिक स्तर प्राप्त कर चुके हैं, आपने वो चीज ज्ञान ले लिया है, तो उस चीज को फिर आप इम्प्लीमेंट, और आप कभी भी रूढ़िवादी नहीं होंगे और आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत जिंदगी जियोगे। और आपके आसपास वाले लोग, आपका परिवार, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप और विशेष तौर पर आपके बच्चे से बेहद प्रेम करेंगे और आपकी बेहद इज्जत करेंगे। ठीक है? क्योंकि सम्मान सबसे इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, इक्वल ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये चीज आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। और इस चीज को धीरे धीरे इंटरव्यू वगैरह में इस प्रकार की बातें पूछी जाती हैं, आजकल निबंध में इस प्रकार की बातें पूछी जाने लगी। चले, अगली हेडिंग लगाएंगे, भारत का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। देखिए प्रियंका, ठीक, ओके डन। चले, अब समझे भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, एक सेकंड दीजिएगा, मैं एक बार डायग्राम देख लूं। ठीक है, चले देखें इसको। देखिए दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है, इंडिया का जो एरिया है, वो सभी लोगों को पता होगा, 32,87,263। इसको ऐसे ही याद करना आसान है, वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यस और नो, सभी लोगों को पता है कि नहीं पता है? ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको ऐसे ही बोलिएगा, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, ऐसे ही बोलो, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बहुत इजीली याद हो जाता है, फोन का पासवर्ड बना लो, याद हो जाएगा। ठीक है, 32। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत जो है दोस्तों, इंडिया जो है, वो पूरी दुनिया का, कमेंट करके बताइए कौन से नंबर का देश है। तो सर, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर आता है, इंडिया 7th रैंक पर आता है। सबसे बड़ा देश हम जानते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से रशिया है। ठीक है, और 7वें नंबर पर क्या आता है दोस्तों? 7वें नंबर पर भारत आता है, इंडिया। ठीक है,
चलिए अभी यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 कौन आता है। अब इसी हिसाब से अगर हम जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन की, अच्छा एक और बात यहीं पर मेंशन करना पड़ेगा कि पूरी दुनिया का भारत में जो क्षेत्र है वो 2.4% क्षेत्र भारत के, पूरी दुनिया का 2.4% रीजन किसके पास है, भारत के, 2.4%। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व के स्थलीय भाग का कितने प्रतिशत हिस्सा भारत है, तो इट इज 2.4% ऑफ टोटल लैंड मास ऑफ द अर्थ। ठीक, अब इस 2.4% भूमि पर दुनिया की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। 17.5% पॉपुलेशन निवास करती, और जनसंख्या अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें, हम 2011 के सेंसस की बात करें, तो भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। और अगर वर्तमान जनसंख्या की बात करें तो ये 140 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। और जनसंख्या के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। अब ये जो डेटा है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज और, एक डेटा और, फिर हम इसको एनालिसिस करते हैं। तो भारत के पास पूरी दुनिया का सिर्फ 2.4% हिस्सा, 2.4% भूमि है, लेकिन दुनिया की 17.5% आबादी, 17.5% पॉपुलेशन इस छोटे से भाग में रहती है, इस छोटे से एरिया में रहती है। अब यहीं पर एक बात आप और समझे दोस्तों, कि यहीं पर दोस्तों दुनिया की 18% जो लाइव स्टॉक है, अर्थात दुनिया का 18% जो पशुधन है वो भी भारत में है। दुनिया में सर्वाधिक पशुधन, मैक्सिमम जो लाइव स्टॉक है वो इंडिया में है। सर्वाधिक पशुधन कहां पर है, इंडिया में है। सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक इंडिया में आता है। अब ये बात समझना जरूरी है। अब ये डेटा, इसको एनालिसिस करें और फिर अपनी आंसर राइटिंग में यूज करें। देखिए भारत में आप जितनी भी समस्याएं सुनते हैं कि सर इंडिया में ये प्रॉब्लम है, फला प्रॉब्लम है, ढिमका प्रॉब्लम है, इन सभी प्रॉब्लम की जड़ में ये डेटा है। प्रॉब्लम क्या है, हर समाज में एक ही चीज की समस्या है, और वो समस्या है संसाधन की। ध्यान देना, मेरी बात को अच्छे से सुनना। हर एक सोसाइटी में एक ही प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ द रिसोर्स, संसाधनों की कमी की समस्या। अब आप खुद सोच करके देखिए दोस्तों कि भारत के पास पूरी दुनिया का लगभग 2.4% क्षेत्र है, जिसमें से अधिकतम मिलाकर आप देखें पर्वतों में है, बहुत रेगिस्तान भी है, सारी चीजें हैं। और भारत में दुनिया की सबसे अधिक आबादी और सबसे अधिक पशु आबादी रहती है। 17.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया एंड 18% लाइव स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। इस वजह से क्या हो रहा है कि संसाधन इतने और डिमांड इतनी, और जब जब ये होगा तब तब संघर्ष होगा। हर चीज को लेकर के रोजगार को लेकर के संघर्ष होगा, अवसर को लेकर के संघर्ष होगा, क्षेत्र को लेकर के संघर्ष होगा, और हर हमेशा किसी ना किसी चीज की कमी रही आएगी, गरीबी रहेगी, फिर धीरे धीरे उससे लोग ओवरकम करें। क्लियर, ये डेटा आप यूज करें हर जगह। दिस इज अ ब्यूटीफुल डेटा, आप कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, इस चीज को जरूर ध्यान दें। अब एक काम करें, इतना तो आपने लिख ही लिया है, अब कुछ पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिख लीजिए अपने मन से। ये लिख लिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे। चलिए कुछ पॉइंट लिखिए दोस्तों। लिखें, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के अनुसार, अच्छा अब ये संख्या ज्यादा हो गई होगी, अभी तो 17.5% किसके हिसाब से था, 2011 की जनगणना के हिसाब से, अब तो 19% के ऊपर पहुंच गया होगा। तो अभी तो डेटा अपडेट होके आएगा ना, जब अभी क्या है, हमें पुराना डेटा यूज करना पड़ेगा। नया डेटा जब आएगा तो आप देखोगे 19% के ऊपर पहुंच जाएगा, 19% के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक, चलें सबसे पहले लिखें, क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया के सबसे छोटे देश, स्मॉलेस्ट कंट्री
स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया, स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया। नंबर 1 वेटिकन सिटी, नंबर 2 मोनाको, नंबर 3 नौरू, नौरू, और नंबर 4 टुवालू, नंबर 4 टुवालू। वेटिकन सिटी 0.49 स्क्वायर किलोमीटर में, आधा वर्ग किलोमीटर में बनी हुई है। मोनाको 2 वर्ग किलोमीटर में है। नौरू 21 वर्ग किलोमीटर में है। और जो टुवालू है वो 26 वर्ग किलोमीटर में है। ये दुनिया के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटे देश हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया। अब यही प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में, इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला लिखिए, नेक्स्ट 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 पॉइंट लिखिए। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या, वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 7.7 अरब है। लगभग लगभग 7.7 अरब है। देखिए, लगभग के लिए एक साइन का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप ये शब्द लिखते हैं लगभग, तो इसमें इस तरह का एक साइन, ये इस तरह का आप साइन लगा सकते हैं। ठीक है, ये लगभग। और इस लगभग शब्द का इस्तेमाल बहुत करना है डेटा यूज करते समय, क्योंकि डेटा बदलता रहता है। ठीक है, ओके, लिख लीजिए। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या लगभग 7.7 अरब है। जो वर्तमान में विश्व की जनसंख्या लगभग 7.7 अरब है, जो 2030 तक 8.5 अरब हो जाएगी। जो 2030 तक 8.5 अरब हो जाएगी। एट प्रेजेंट the world population is around the world's population is around 7.7 billion, 7.7 billion. It's expected to grow around 8.5 billion by 2030, by 2030। ठीक है, अगला लिखिए। अगला तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े देश, लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। नंबर 1 चीन, सॉरी, नंबर 1 रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 यूएसए, नंबर 4 चाइना। ठीक है, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना। नंबर 5 भी चाहें तो लिख लीजिए, ब्राजील। नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 इंडिया, नंबर 8 अर्जेंटीना, और नंबर 9 कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। कजाकिस्तान इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना और कजाकिस्तान। ठीक है, ऑल गुड, ऑल क्लियर है दोस्तों, सारी चीजें। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, कल अगली हेडिंग बस लगा लें, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। हम इसको कल पढ़ेंगे, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। नंबर 4 पर है चाइना। अच्छा, चाइना और अमेरिका का डेटा थोड़ा सा दिक्कत वाला है। कई जगह पर
चाइना है, कई जगह पर नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया, नंबर 8 अर्जेंटीना है, नंबर 9 कजाकिस्तान, ठीक है, 7 पर इंडिया, 8 पर अर्जेंटीना और 9 पर कजाकिस्तान। नंबर 1 रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 अमेरिका, नंबर 4 चाइना, नंबर 5 ब्राजील, 6 ऑस्ट्रेलिया, 7 इंडिया, 8 अर्जेंटीना, 9 कजाकिस्तान, 9 कजाकिस्तान, ठीक। हाँ, डेली इतने टाइम तक क्लास होगी। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, देखो दोस्तों पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको लगे नंबर 5 में ब्राजील है तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, पर हमें कोर्स भी समय पर ख़त्म करना है, इस वजह से। वैसे तो 2 घंटे की क्लास थी, लेकिन मैंने इसको 90 मिनट करा लिया कि आपका प्रीलिम्स है और एक क्लास आप आयोग की ऑलरेडी शाम को कर रहे हैं, इसीलिए, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको समझ में आई होगी, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और अच्छे नोट्स भी आप तैयार कर रहे होंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे और प्रश्न भी लगाते जाएंगे साथ ही साथ में, तो चीज़ें कवर अप होती, ठीक। अपना ख्याल रखिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी 11:45 पर, दोबारा आपसे मिलेंगे। ख्याल रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू, थैंक यू।